Assalamu alaikum dear students, welcome to the new lecture on Introduction to Embedded Systems course. As being asked in the last session, online session, कि आपको ये पिक की कंट्रोलर की जो भी डेटा शीट है उसको हम रिव्यू करना चाहते हैं एंड वी हैव टू सी इट्स आर्किटेक्चर एंड अदर डिटेल्स। तो ये जो लेक्चर आपका डेडिकेटेड है ये बेसिकली डेडिकेटेड है इसी चीज़ के ऊपर। वी विल गोइंग टू डिस्कस द डेटा शीट। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पिक 16F84A, राइट। आई थिंक मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी यही वाला ही कराया था। तो हम इसकी डेटा शीट को स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, कि मेमोरी किस तरीके से एलोकेटेड है एंड हाउ इट्स आर्किटेक्चर लुक्स लाइक। सो लेट्स गो अहेड। Okay, so let's begin with the yes, recording has been started. So let's start the data sheet of 16F84A. मैंने कोई इसकी slides नहीं बनाई. I haven't copied it from Google because कभी कभार कुछ information थोड़ी सी गलत हो जाती है तो बाद में प्रॉब्लम होती है। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने आप लोगों के सामने डेटा शीट खोल दी है डायरेक्टली, जो कि माइक्रोचिप की वेबसाइट से डाउनलोड हुई है एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस डेटा शीट इन डिटेल। एज यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दिस डेटा शीट, अच्छे खासे हमें नज़र आ रहे हैं, बट हम जहाँ तक जाएंगे वी विल गोइंग टू स्टडी द डिवाइस ओवरव्यू, memory organization, EEPROM memory, IO ports, timer modules, special functions, and if the time is left then we will also going to study the instruction set summary. ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें इसकी स्टडी करेंगे. that would be around, its data sheet is around 88 pages, so we will not be going to study all the 88 pages. ये जो डेवलपमेंट सपोर्ट वाला पार्ट है ये मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी, ना ही ये नीचे की जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, राइट. सो ये टॉप की जो चीज़ें हैं इसमें इसकी आर्किटेक्चरल भी डिस्कस्ड हैं, इसमें इसकी जो भी इसकी फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो भी डिस्कस्ड हैं डिटेल में, और चीज़ें किस तरीके से नज़र आ रही हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं जो हमने पहले पढ़ा था इन योर 80 मेगा 328 आर्डिनो बोर्ड वर्सेस 8051 इंटेल कंट्रोलर, तो उसको भी हम इससे कंपेयर करेंगे एंड वी विल गोइंग टू सी इट. ठीक है, अच्छा, रिगार्डिंग वन थिंग दैट विल बी कम इन टू योर माइंड कि ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा और क्या होगा. मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई हैव हर्ड सो फार इज दैट योर पेपर विल बी ऑनलाइन, योर फाइनल एग्जाम विल ऑल्सो बी ऑनलाइन. सो आपको जिस तरीके से मैं इस पर चीज़ें जो बताऊंगी, जो पढ़ाऊंगी, जो चीज़ें आपकी हाईलाइट करूंगी, आपने सिर्फ वो चीज़ें जो हैं पढ़नी है. इट कैन कम इन योर MCQs बेस्ड क्वेश्चंस, और आई कैन जैसे भी मैं कंडक्ट करूंगी अपना फाइनल एग्जाम उससे मैं आपसे पूछ सकती हूँ. ठीक है, you don't need to remember the all the registers names, you don't need to remember all the diagrams, and you can say that all the tables that you will going to find in this data sheet, any timelines, any other something like that, वो चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. इवन इसकी स्पेसिफिकेशंस, कितनी बिट की मेमोरी है, क्या, ये सब भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. बट ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से दिस कंट्रोलर इज वर्किंग एंड हाउ डज इट आर्किटेक्चर लुक्स लाइक. ठीक है, तो इस लेवल पे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, राइट. सो लेट्स गो अहेड, दिस इज पेज नंबर 1. हम इसके चलते हैं सबसे पहले इसके बेसिक्स के ऊपर, राइट. तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन भी कर दी हैं बिकॉज बाज़ात बोलने में आवाज़ क्लियर नहीं होती, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फर्स्ट टाइम आपने देखी होंगी, वो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी हैं. Okay, so let's start. This is a high performance RISC CPU feature. ठीक है, तो it's a high performance device and it's a RISC architecture है. इसका मतलब है कि इसके अंदर reduce instruction set computing है. आपकी instructions बहुत कम हैं, ज़्यादा नहीं हैं, and इसके अंदर हमें यही बात पता चलती है कि जब instructions कम होंगी तो इसका मतलब है कुछ काम हमें खुद से करने पड़ेंगे, right. तो ये फ़ायदा भी है RISC का, और एक नुकसान भी होता है कि कुछ complex instructions जब नहीं होती तो प्रोग्राम्स थोड़े लंबे बनते हैं, बिकॉज आप बेसिक इंस्ट्रक्शन से ही वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, राइट. सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि 35 सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शंस टू लर्न. इसमें सिर्फ 35 इंस्ट्रक्शंस हैं. सिंगल वर्ड का मतलब ये है कि इट्स 16 बिट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगी वर्ड फॉर्म में, वर्ड का मतलब क्या होता है 16, तो डबल वर्ड कितना होता है 32 हो जाता है. यहाँ पे सिंगल वर्ड है, सो इट इज़ जस्ट अराउंड, यू कैन से दैट इट्स अ 16 बिट. ठीक है, ऑल इंस्ट्रक्शन सिंगल साइकिल आपकी हैं, तमाम इंस्ट्रक्शंस आपकी सिंगल साइकिल एक्सेप्ट फॉर द प्रोग्राम ब्रांचेस विच आर 2 साइकिल, जो कि
ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जो आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप करने का ऑप्शन है, कॉल करने का ऑप्शन है, जो इस तरह की आपकी इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ब्रांच क्रिएट करती हैं प्रोग्राम के अंदर, उनको हम जो हैं वो हमने बेसिकली दे आर 2 साइकिल्स, ऑल एल्स इंस्ट्रक्शंस आर सिंगल साइकिल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन के एक साइकिल में सारी इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट हो जाएंगी और 2 साइकिल्स में जो है वो ये आपकी ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस होंगी। सही है। देन वी हैव द ऑपरेटिंग स्पीड वन। ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास 20 मेगा हर्ट्ज का भी है, क्लॉक की इनपुट हमारे पास अवेलेबल है। एंड जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू योर इंस्ट्रक्शन साइकिल तो यू विल हैव अ 200 नैनो सेकेंड्स आपके पास जो है वो अराउंड आपके पास इसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो है वो स्पीड आ जाएगी। अब देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर मैं 20 मेगा हर्ट्ज को 1/20 करते हैं, वुड बी समथिंग अराउंड 500 समथिंग, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करते हैं किसी एक फैक्टर से, जिससे जो है वो हमारे पास जो है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो क्रिएट हमारे पास हो जाता है। ठीक है, सो अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि वी हैव अ 20 मेगाहर्ट्ज क्लॉक इनपुट एंड अ 200 नैनो सेकेंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो अगर आप सिंपली 20 मेगाहर्ट्ज को 1 अपॉन आंसर करेंगे यू विड गेट समथिंग अराउंड 0.00005 एंड जो भी आपके पास एक ये टर्म आएगी इसको आपके पास दिस विल बी योर क्लॉक टाइम पीरियड। ठीक है, अब इस क्लॉक टाइम पीरियड को जो है जो नेसेसरी पार्ट है वो क्या करेंगे हम कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन जो होती है आपकी इसकी पिक की, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू योर 4 क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? 4 क्लॉक साइकिल्स के बराबर होती है एक इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं इसमें या हियर वी कैन गो, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वन इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली इज ऑफ 4 साइकिल्स। अच्छा, ये मैं जो 4 साइकिल्स वर्सेस जो यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है कि इट्स अ सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, इन दोनों में डिफरेंस के मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले इस चीज़ को पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से ये 200 नैनो सेकेंड इंस्ट्रक्शन साइकिल आया है। दिस इज़ बेसिकली अगर मैं 20 मेगा हर्ट्स को इफ़ आई डू सिंपली टेक अ कैलकुलेटर, बिकॉज फिर बाद में आप लोगों के जहन में ऐसे सवालात आते हैं, सो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। अच्छा, 20 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, एंड वन अपॉन आंसर करेंगे सो वी विल हैव दिस 0.000 समथिंग 5। सो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इट विल बी 0.00 कितने जीरो हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सो 7 and 5, right? So this is the clock time, right? इसको मैं multiply करूँगी 4 से because it takes 4 cycles. So how much what I'll get an answer? Let me multiply it by 2. मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी, इट इज इक्वल टू दिस नंबर, राइट। अब अगर इसको आप यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 अगर मैं जीरोस और लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? 200 नैनो सेकेंड्स। दैट इज वाई हेयर वी हैव इज 200 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, सो आप इसको अपने पास भी कर सकते हैं। दिस द रीजन बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दिस इज कि अब आपका ये इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 साइकिल्स का क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि वी हैव टू फेच द इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल साइकिल की बात लिखी हुई थी दिस इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन जो वो फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसमें हम इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू 4 टाइम्स द क्लॉक साइकिल। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 साइकिल्स लिखा है। और अगर मैं अब एक सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कितने टाइम में होती है, दैट इज बेसिकली अ सिंगल साइकिल। ठीक है, और अगर ब्रांचेस होंगी तो वो 2 साइकिल्स में होंगी, राइट। सो इसी वजह से जो हम आपने देखा होगा हम प्रोग्राम काउंटर में हमेशा +4 करते हैं, वाई, ताकि हर इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इट टेक्स 4 उसको चले, लेट्स लीव दैट, वो आर्किटेक्चर लेवल पे चले जाएंगे हम लोग, उसको छोड़ देते हैं। अभी बस ये बात याद रखिए कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होने में टेक्स 1 साइकिल, बट ओवरऑल इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी कि फेच करना, एग्जीक्यूट करना, फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, इट टेक्स अराउंड 4 साइकिल्स। तो इस वजह से जो है हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया एंड दैट्स व्हाई दिस 200 का इज कमिंग हियर, राइट। फिर हमारे पास इसमें जो मेमोरी है दैट इज़ 1024 वर्ड्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी, यानी कि इसमें 1 किलोबाइट की मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी, यानी कि जहाँ पे हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। ठीक है, डेटा रैम जो इसके अंदर है, 2 तरह की डेटा मेमोरीज अवेलेबल हैं, एक रैम है और एक ई प्रॉम है।
ई प्रॉम जो है आपके पास है दैट इज 64 बाइट्स एंड रैम जो है वो आपकी 68 बाइट्स है, ठीक है। ये वैल्यूज़ क्यों है, ये मैन्युफैक्चरर ने दिए, इसको हम इस पर कॉमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन के वर्ड्स हैं वो आपके 14 बिट वाइड हैं। 14 बिट वाइड का मतलब ये कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे जिसमें एक ऑप कोड होगा, सोर्स होगी, डेस्टिनेशन होगी, दैट विल बी 14 बिट्स, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ देख लेते हैं, हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट की समरी है। इफ़ यू सी दिस इज़ अ जनरल फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 से स्टार्टिंग है एंड इट्स एंडिंग एट 13, तो इट्स अ 14 बिट का इंस्ट्रक्शन है। अब किसी के जहन में ये आएगा कि आपने ऊपर तो बात कही थी कि वर्ड है और यहाँ पे आप कह रही हैं 14 बिट है। देखिए 14 इज क्लोजर टू द वर्ड, तो मैं इसको ये कहूँगी कि इट्स अराउंड अ वर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन है। मैं इसको बिट नहीं कह सकती, मैं इसको बाइट नहीं कह सकती, मैं इसको डबल वर्ड नहीं कह सकती, आई कैन से इट एज अ वर्ड, ठीक है। सो इट्स अ 14 बिट इंस्ट्रक्शंस। आप देख सकते हैं सारी की सारी जो है वो 14 बिट की हमें इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। ये जनरल जो फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का वो यही है। आपका ऑप कोड जैसे आपने लिखा मूव, तो वो यहाँ आ जाएगा, सोर्स यहाँ आ जाएगी इस जगह पे एंड डेस्टिनेशन विल बी हियर, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। हम कहाँ गए थे भाई? ओके हम यहाँ पे थे। नाउ वी हैव 8 बिट वाइड डेटा टाइप्स इसकी, यानी कि जो डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं इसमें इंट है, जो भी अगर आप यूज़ करेंगे दैट इज़ एन 8 बिट वाइड, ठीक है। इसके अलावा 15 स्पेशल फंक्शन हार्डवेयर रजिस्टर्स हैं, जैसे हमने 8051 में SFRs पढ़े थे, सिमिलरली इसमें भी वही स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, देयर आर 15 इन नंबर। 8 लेवल डीप हार्डवेयर स्टैक, इसका मतलब है कि स्टैक, अच्छा हार्डवेयर का मतलब क्या है कि ये रजिस्टर्स असल में हैं। इसमें अभी आप आगे जाके देखेंगे कुछ रजिस्टर्स ऐसे भी हैं जो कि नहीं नज़र आ रहे बट वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है वो हम आगे जाके देखेंगे। हार्डवेयर का मतलब है कि दे आर फिजिकली प्रेजेंट देयर, राइट। 8 लेवल डीप हार्डवेयर स्टैक है, यानी कि स्टैक के अंदर आपकी जो है वो 8 पोजीशंस हैं आपके पास हार्डवेयर में अवेलेबल। वी कैन हैव अ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स। हमारे पास तीनों मोड्स अवेलेबल हैं, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी एंड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स भी हैं। ये तीनों मोड्स हम बहुत डिटेल में 8051 में पढ़ चुके हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल राइट नाउ। इंटरप्ट की सोर्सेज इसमें हमारे पास 4 हैं। एक आपके पास एक्सटर्नल इंटरप्ट है, एक आपके पास टाइमर जीरो की ओवरफ्लो इंटरप्ट है, एक आपके पास इंटरप्ट ऑन चेंज है एंड एक राइट कंप्लीट ई प्रॉम का राइट कंप्लीट इंटरप्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अगर आप गौर करें तो कुछ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टाइमर जीरो का ओवरफ्लो होने पे एक इंटरप्ट राइज होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, ठीक है। ई प्रॉम में अगर आपने लिख दिया है कोई चीज़, उसकी राइट की कंप्लीशन को इंडिकेट करने के लिए एक इंटरप्ट ये मौजूद है। अब आर बी के ऊपर पोर्ट बी पे वी हैव 2 इंटरप्ट्स, एक इंट पिन है और एक 4:7 पिन है, ऐसे 4 से 7 तक पिन हैं। इंट पिन क्या है आपके पास, अगर कोई भी एज चेंज होती है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव से हाई लेवल पॉजिटिव, यू कैन से दैट के लोज टू हाई एज जाता है या हाई टू लो एज जाता है, कोई भी ऐसा चीज़ होती है तो दिस इज़ बेसिकली इंटरप्ट पिन के ऊपर वो नज़र आएगा और हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्ट और चेंज का मतलब क्या है कि अगर इन पिन्स में से कोई भी पिन्स दैट इज फोन पिन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, दीज 4 पिन्स, इफ एनी ऑफ देम गेट चेंजेस, कोई भी चेंज होता है यहाँ पे एक इंटरप्ट राइज होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द जो हमने 8051 में कंट्रोलर में पढ़ा था इंटरप्ट, ठीक है, कि एक कोई भी एज आएगा उसको हम इंडिकेट कर लेंगे और दिस इज व्हाट कि कोई भी चेंज यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पे हम स्टडी कर लेंगे, वो हम इसको इंटरप्ट उसके ऊपर राइज करा सकते हैं, ठीक है। आगे हम अगर देखते हैं तो हमारे पास जो है ओके अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है पेरिफेरल फीचर्स हैं, दैट इज़ बेसिकली 13 आईओ पिन्स विद इंडिविजुअल डायरेक्ट कंट्रोल। आईओ पिन्स आपके पास 13 अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास दिस इज़ RA0, 1, 2, 3, 3 के बाद कहाँ है भाई, और हमें कोई RA4, दिस इज़ 4, ठीक है। तो यानी कि 5 पिन्स ये हो गई एंड अगर हम RB1 से देखें तो हमारे पास जो है वो RB1 से लेके RB7 तक पिन है, इसका मतलब है 7 पिन्स हमारे पास जो है वो ये हो गई, और सॉरी 8 पिन्स हमारे पास ये हो गई एंड 8 एंड 5 इज बेसिकली 13, तो दैट इज़ वाई 13 हमारे पास आईओ पिन्स हैं जिसमें डायरेक्शन कंट्रोल हमारे हाथ में, यानी कि हम इसको एज एन इनपुट भी सेट कर सकते हैं एंड एज एन आउटपुट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ हाई करंट सिंक एंड सोर्स फॉर डायरेक्ट एलईडी ड्राइव। ये सोर्सिंग करंट एंड सिंकिंग करंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि 25 मिली एम्पेयर्स का इसका सिंकिंग करंट है, 25 मिली एम्पेयर्स का इसका सोर्स करंट है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो जो मैंने पहले पिक का बेसिक लेक्चर स्टार्ट किया था पिक करवाते वक्त, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है।
फिर एक कहता है इसमें टाइमर 0 है जो कि 8 बिट टाइमर और काउंटर की तरह काम कर सकता है विद एन 8 बिट प्रोग्रामेबल प्री स्केलर। अब ये चीज़ क्या होती है प्री स्केलर, प्रोग्रामेबल प्री स्केलर? दिस इज़ बेसिकली आपके पास देखिए आप एक आपने टाइमर एक आपने बनाया टाइमर बनाया, ठीक है, कंट्रोलर में। लेट्स सपोज आपने मैंने आपको जैसे यूआरट के केस में समझाया था कि आप सबसे पहले उसको डिवाइड बाय 12 करते हैं, फिर आप डिवाइड बाय 32 करते हैं एंड यू हैव सम वैल्यू, और अगर आपने एस मोड की वैल्यू 1 की हुई होगी तो आप डिवाइड बाय 64 कर देंगे और आपकी एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास यही दो ऑप्शंस थे, या तो डिवाइड बाय 32 या डिवाइड बाय 64। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको फर्दर डिवाइड बाय 2, 4, 6, 8, 12, 13 कुछ भी कर सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्री स्केलर, ठीक है। यानी कि हमने अपनी टाइम पीरियड को मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया है, और एक्चुअली वो कैसे बढ़ाया है, हमने उसकी जो वैल्यू है उसको मज़ीद डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी को और कम कर दिया है। 500 आ रहा था आंसर, हमने 250 कर दिया। अब 250 कर देंगे तो ऑब्वियसली जब आप 1/250 करेंगे तो आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड आएगा, तो इससे हमारे पास टाइम पीरियड की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले दो दफ़ा यूआरट के लिए डिवाइड किया था, उसमें हमने प्री स्केलिंग नहीं इस्तेमाल की हुई थी, लेकिन पिक कंट्रोलर्स ने प्री स्केलिंग का ऑप्शन है, वो क्या करते हैं फर्दर भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप डिले को बढ़ा सकें। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया है कि अगर आप याद करिए तो डिवाइडेड बाय 12 एंड डिवाइड बाय 32 वाली जो चीज़ थी, लेट मी शो यू फर्स्ट कि हमने जो किया था, हम कह रहे थे अच्छा डिवाइडेड बाय, अगर मैं कहूँ डिवाइडेड बाय सबसे पहले डिवाइडेड बाय 12 करना था, फिर हमने जो है उसको डिवाइडेड बाय 32 किया था, ठीक है, एंड देन हमने कहा था कि ये आप यूज़ कर लें फॉर यू आर्ट, ठीक है, दिस इज़ बीइंग यूज्ड बाय द यू आर्ट। इसमें ये इसका जनरल प्रोसीजर था। अब ये 32 और 12 कहाँ से आए थे, ये स्टैंडर्ड थे। अगर मुझे यू आर्ट का टाइम पीरियड चेंज करना तो मैं कैसे करूँगी, मैंने आपसे कहा था कि टाइमर की जो वैल्यूज़ है उसके रजिस्टर में हम रह के उसको वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम टाइमर की वैल्यूज़ को चेंज करके उसका यूआरट को हम चेंज कर रहे हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर वो 8 बिट का टाइमर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 256 वैल्यूज़ से हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम 16 बिट में यहाँ बात कर रहे हैं तो 65, 655, 36 से हम ऊपर नहीं जा सकते, राइट। तो अगर आप उससे मज़ीद जाना चाहते हैं तो इसमें प्री स्केलर का ऑप्शन क्या होता है, वो कहता है कि आप इसको फर्दर क्या कर दें, फर्दर आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, फर्दर डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये बेसिकली दीज ऑप्शंस बेसिकली सॉरी आर नॉट पॉसिबल विद 8051। 8051 कहते थे बस इतना ही काम है, यानी कि आप या तो क्रिस्टल को चेंज करो टाइमर की वैल्यू चेंज करने के लिए, या फिर आप टाइमर के अंदर जो रजिस्टर में वैल्यू डाल रहे हैं उससे खेलें, ये दो काम है। इसमें हमारे पास और भी हमारे पास ऑप्शन है, हम ये चीज़ें भी यूज़ करके टाइमर को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ प्री स्केलर, राइट। स्पेशल माइक्रो कंट्रोलर फीचर्स हमारे पास कौन सी हैं, 10,000 इरेज राइट साइकिल्स हैं, इन्हांस्ड फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी पे आप 10,000 टाइम्स रीड एंड राइट करवा सकते हैं, डबल ई प्रोम पे आप इतने टाइम्स करवा सकते हैं। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर दिस स्टफ, दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू। डेटा रिटेंशन रेट जो डबल ई प्रोम पे दैट इज अराउंड 40 ईयर्स। इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आप विद इन द आपने पूरा अपना डिवाइस बना दिया है, ठीक है, आपने अपना कंट्रोलर भी लगा दिया। अगर आप इसको प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप सर्किट में रहते हुए भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट रिटन हेयर इज वेयर 2 पिन्स। अब ये 2 पिन्स कौन सी हैं, दीज 2 पिन्स आर बेसिकली मैं यहाँ इसको मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जहन में रहे। वाई इट्स नॉट ओपनिंग, या so these what are these 2 pins, basically these 2 pins are your data pins एंड क्लॉक पिन। ये हम आगे देखेंगे, ये एक जगह पे हमारे पास अवेलेबल है डेटा एंड क्लॉक की। इन दो पिन्स को यूज़ करके हुए एंड ऑब्वियसली द पावर लेवल एंड द ग्राउंड लेवल, आपने कंट्रोलर को पावर दी और ग्राउंड दिया, एंड ये दो पिन्स इस्तेमाल की, डेटा और क्लॉक की पिन्स इस्तेमाल करते हुए आप इसे ऑन इन द सर्किट प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर मैं आपसे पूछूं बताऊं कि ये पिन्स कौन सी हैं, तो इफ़ आई रिमेंबर यहाँ पे अगर शो हुआ हो तो आई कैन शो यू राइट नाउ। ओके, यहाँ पे भी इस वक्त शो नहीं है, ये इन्हीं की साइड पिन्स में होती हैं, राइट। ओके, आगे देखते हैं। पावर ऑन रीसेट है इसके अंदर, एंड पावर ऑन रीसेट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें अपने क्रिस्टल को एक टाइम तक रीबाउंसिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, एक टाइम तक स्टेबलाइज करने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है स्पेंड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑन रीसेट। कि जब पावर ऑन हो तो सर्किट आपका रीसेट पे रहे, प्रोग्राम काउंटर 0 0 पे रहे, तो ये आपके पास पावर ऑन रीसेट है, जो कि हम ऑलरेडी 8051 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, पावर अप। अब एक हमारे पास है पावर अप टाइमर, एक हमारे पास है ऑसिलेटर स्टार्टअप टाइमर।
व्हाट आर दीज टू थिंग्स। इसमें ये फर्दर उस इफ़ेक्ट्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमने एक फर्दर चीज़ें डेवलप की हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि पावर अप टाइमर जो है वो अराउंड 72 सेकेंड्स तक 72 मिली सेकेंड्स तक ऑब्वियसली आपका जो है वो स्टोर होल्ड रखता है आपके प्रोसेसर को, ठीक है, आपके कंट्रोलर को, सॉरी। एंड ऑसिलेटर स्टार्टअप टाइमर जो है वो 1024 ऑसिलेटर साइकिल्स तक जो है वो इसको आपको रीसेट स्टेट में रखता है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली सम ऑफ द फीचर्स जो कि इसकी डिफरेंट हैं, जो कि हमने i8051 में नहीं पढ़ी थी। ठीक है जी, तो आपके पास ये तो वही हो गया 8051 वाला। अगर मैं कंक्लूड करूँ, दिस इज 72 मिली सेकेंड्स एंड दिस इज 1024 साइकिल्स तक वो वेट करता है एंड रिसर्च स्टेट में रहता है। तो अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप ये तीनों फैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये एम्प्लॉय होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आप चाहें तो किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ वॉच डॉग टाइमर विथ इट्स ओन ऑन चिप RC ऑसिलेटर फॉर रिलायबल ऑपरेशन। वॉच डॉग टाइमर क्या होता है कि हम स्पेसिफिक टाइम तक एक चीज़ को देखते हैं, अगर हमें लगता है ये चीज़ नहीं सही चल रही, कोई माल फंक्शनिंग हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उससे जो है वो एक रीसेट स्टेट में डाल देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अ वॉच डॉग टाइमर, ठीक है। तो अब मज़े की चीज़ इसमें यह है कि रिलायबिलिटी का फैक्टर है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑब्वियसली सिस्टम रिलायबल होगा, किसी लूप में जो फॉर एवर लूप में नहीं फंसेगा। सेकेंड थिंग इसमें यह कि ये इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर सिस्टम्स क्लॉक, ठीक है, कि अगर क्लॉक नहीं चल रहा या आपका सिस्टम लो पावर मोड में, स्लीप मोड में, तो वो ये वॉच डॉग टाइमर नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है। इसका अपना ऑन चिप RC ऑसिलेटर है, ठीक है। ऑन चिप RC ऑसिलेटर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आप एक जगह पे हैं जहाँ बैटरी डाई हो गई है, कुछ हो चुका है, इसका अपना एक ऑसिलेटर चल रहा है, ठीक है, जो कि एक सर्टेन टाइम तक देखेगा कि कहीं फंसा हुआ है, एंड इफ इट इज देन इट विल रीसेट योर सर्किट, योर कंप्लीट कंट्रोलर को, ठीक है। तो ये आपकी सिस्टम की क्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स ओन RC ऑसिलेटर, ठीक है। RC ऑसिलेटर का मतलब क्या है, इट्स रेजिस्टर कैपेसिटर ऑसिलेटर, यानी कि किसी एक फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा। देन वी हैव हेयर कोड प्रोटेक्शन। कोड प्रोटेक्शन से मुराद क्या है कि यहाँ पे इसमें हमारे पास कुछ सर्टन मेमोरी के एड्रेसेस के ऊपर ID कोड्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप चेकसम लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको चेकसम निकालना सिखाया था अभी लास्ट लेक्चर में। आप वहाँ पे कोई कोड्स डाल सकते हैं कि ये वाला कंट्रोलर का इस वाले कोड, ये वाला इसका कोड है, इसका आइडेंटिफिकेशन कोड ये है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आप चीज़ें डाल सकते हैं। सेकेंडली यू कैन लॉक योर कोड, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। देन वी हैव अ पावर सेविंग स्लीप मोड। स्लीप मोड जैसे आपके लैपटॉप में होता है, वैसे इसमें भी स्लीप मोड एक अवेलेबल है। सेलेक्टेबल ऑसिलेटर ऑप्शंस, अगर इन सब चीज़ों में किसी को बहुत डिटेल में जाना है, सो ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग प्रेजेंट इन द स्पेशल फीचर्स ऑफ द CPU, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सेलेक्टेबल और ऑसिलेटर ऑप्शंस। ऑसिलेटर ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपको वैरायटी ऑफ ऑसिलेटर्स पॉसिबल हैं। आप एक क्रिस्टल बेस्ड RC भी ले सकते हैं, आप एक लो पावर ऑसिलेटर भी ले सकते हैं, ठीक है, आप एक HX ऑसिलेटर भी ले सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट ऑसिलेटर्स पॉसिबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस इस पिक कंट्रोलर के अंदर, राइट। देन वी हैव अ CMOS इनहांस्ड फ्लैश EEPROM टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे पास EEPROM भी लगी हुई है, विच इज़ अ लो पावर हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट्स अ फुली स्टैटिक डिज़ाइन। स्टैटिक डिज़ाइन का मतलब क्या है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वी हैव एक स्टैटिक मेमोरीज एंड डायनेमिक मेमोरीज। स्टैटिक मेमोरीज वो होती हैं जो कि आपकी CMOS ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है, ठीक है, यानी कि NMOS एंड PMOS से, वेयर एज योर जो डायनेमिक मेमोरी होती है उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं और कैपेसिटर होता है। मसला क्या है, मसला ये है कि जो डायनेमिक मेमोरीज होती हैं उनका फ़ायदा ये है कि वो छोटी सी होती हैं, बट आप उसके अंदर उनकी डेंसिटी बहुत स्मॉल है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 5000 लगानी है गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए फॉर डायनेमिक मेमोरी, आई नीड अ वेरी स्मॉल स्पेस, ठीक है, उनका बिकॉज उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। बट अगर मैं बात करती हूँ स्टैटिक मेमोरी की, सो इट कंसिस्ट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, जो कि एक H ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए होते हैं। और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जब वो इतनी तो मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लेकिन फ़ायदा क्या होता है स्टैटिक का वर्सेस डायनेमिक, कि स्टैटिक में डेटा आपका लूज़ नहीं होता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इसके स्टैटिक के अंदर आपको रिफ्रेशिंग साइकिल्स नहीं चाहिए, जो कि डायनेमिक मेमोरी में चाहिए होते हैं, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी में कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं और वो कैपेसिटर्स का चार्ज जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्चार्ज होता है और हमें उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी चार्जेस कैसे स्टोर होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चार्जेस उसकी प्लेट पे मतलब स्टोर हो जाते हैं। अब वो एज सून एज
आपका जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है उस चक्कर में कुछ चार्जेस डिटोरिएट हो रहे हैं, तो हमें हर सम आफ्टर सम टाइम वी हैव टू गिव रिफ्रेश साइकिल्स टू दैट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये फजूल का काम हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाता है, तो इस वजह से हम स्टैटिक डिज़ाइन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल आपको कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल्स गिवन है, पावर कंजप्शन आपको बता दी गई है यहाँ पे, जो भी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा अगर मैं इसकी पैकेजेस की बात करूं तो इसके अंदर दो तीन तरह के पैकेजेस अवेलेबल हैं। एक आपके पास पीडीआईपी है, दैट इज बेसिकली द प्लास्टिक डुअल इनलाइन पैकेज, जो कि हम नॉर्मली लैब्स में यूज़ करते हैं, आप लोग मार्केट से खरीदते हैं। देन ऑल्सो वी हैव अ स्मॉल आउटलाइन इंटरफेस इंटीग्रेटेड सर्किट एंड एसएसओपी, यानी कि श्रिंक स्मॉल आउटलाइन पैकेज, ठीक है। ये पैकेजेस कौन से हैं? ये वो पैकेजेस हैं जो कि आप अपनी क्या कहना चाहिए, आप अपने जो आईसी का बोर्ड होता है, जो आपकी डेवलपर होती है आईसी, जब ऊपर से सरफेस माउंटेड करते हैं, दैट इज़ बेसिकली वो पैकेजेस भी आपके सामने अवेलेबल हैं। और दोनों में अगर आप देखेंगे तो पिन्स आपको जो हैं वो डिफरेंट नज़र आएंगी। इसमें 18 पिन्स हैं, इसमें 20 पिन्स हैं। द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पे 2 VSSs हैं, 2 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। तो 2 ग्राउंड्स एंड 2 पावर सप्लाई की वजह से इसमें जो आपकी वो बढ़ गई हैं योर पिन्स, बट अदरवाइज ऑल अल्स थिंग्स आर द सेम, ठीक है। So this is the page number 1, it will take a lot of time. Page number 2 हमारे काम का नहीं है, let's do what's the page number 3, पेज नंबर 5 सॉरी। डिवाइस ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिवाइस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ पिक 16F848 डिवाइस, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड यू कैन फाइंड हियर एंड देयर। ये पूरी ऐसी ही बातें लिखी हुई, यहाँ से हमारा मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है। द पिक 16F848 बिलोंग्स टू द मिड रेंज फैमिली ऑफ द पिक माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस, ठीक है, मिड रेंज फैमिली है। ब्लॉक डायग्राम आपके सामने आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। या चलें जी, सबसे पहले स्टडी करना शुरू करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना हमें ये है कि लेट्स सी, यस, द प्रोग्राम मेमोरी कंटेन 1K वर्ड्स। 1K वर्ड्स का मतलब क्या है कि इट हैज़ 1024 वर्ड्स, ठीक है, विच ट्रांसलेट टू 1024 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। दिस इज बेसिकली 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने 1K वर्ड्स यहाँ पे लिख दिया है। एंड एज हैव टोल्ड यू कि हर इंस्ट्रक्शन 14 बिट की है, तो इन्होंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सिंस ईच 14 बिट प्रोग्राम मेमोरी वर्ड इज द सेम विथ एज ईच डिवाइस इंस्ट्रक्शंस। तो आपके पास जो फ्लैश मेमोरी आपको यहाँ नजर आएगी, दिस इज 1K/14, जहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे, प्रोग्राम मेमोरी लिखेंगे, ठीक है। तो 1K की बात हो रही थी, सो 1024, एंड इसमें 14 जो हैं वो आपके पास वर्ड्स हैं। 14 आपके पास मतलब इसकी विड्थ है, दैट इज बेसिकली द you can say that it's your instruction set का size क्या है, that is a 14 bit, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है। आगे देखते हैं, द डेटा मेमोरी इज कंटेन 68 बाइट्स। तो देखिए डेटा मेमोरी हमारे पास यहाँ 68 बाइट्स की है, इनटू इट्स एन 8 बिट वाइट। डेटा EEPROM इज ऑल्सो 64 बाइट्स, तो डेटा EEPROM आपकी 64 बाइट्स इंटू 8 है, ये 8 बिट्स की है, ठीक है। There are 13 IO pins that a user configured on the pin-to-pin basis, जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Some pins are multiplexed with other device functions। वो कौन से functions हैं? कुछ pins हम external interrupt के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्ट भी इंटरप्ट के लिए भी, एंड टाइमर 0 क्लॉक इनपुट के लिए भी, ठीक है। वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम दोबारा से ज़रा ऊपर जाएं तो कुछ पिन्स, जैसे ये हमारी पिन्स हैं, ये RA4, ये हम जो हैं वो टाइमर के लिए और काउंटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ RB0, तो हम इंटरप्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली RB4 to 7, ये वाली पिन्स हमारी जो हैं ये भी इंटरप्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो वो यही बात यहाँ पे नीचे भी हो रही है, दैट इज़ कि कुछ पिन्स हमारे पास ऐसी हैं, चेंज ऑन द पोर्ट बी, एक्सटर्नल इंटरप्ट, टाइमर 0, जो कि और भी जगहों पे हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। पोर्ट बी पे RB4 से RB7 तक की पिन्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दीज आर द पिन्स, RB0 0 से लेके 1 to 7 8 पिन्स ये हो गई हैं, एंड 0 से लेके 4 हमारे पास ये हो गई हैं IO पिन्स, ठीक है। और क्योंकि RA4 के ऊपर एक अदर टाइमर का मॉड्यूल अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे एक अदर यू कैन से दैट एक टाइमर का मॉड्यूल अटैच्ड है, जो कि अपने अंदर मतलब नोट डाउन कर रहा होगा चीज़ों को, यानी कि अगर आप एक्सटर्नली क्लॉक देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और एक इसमें IO पोर्ट का मॉड्यूल है, जो कि तमाम IO फंक्शंस को हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। देन वी हैव एन EEPROM के साथ जो है वो दो चीज़ें, E डबल ई डाटा है, डबल ई एड्रेस है।
दिस इज़ कि आप जो भी एड्रेस यहाँ से देंगे उस पे जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, अगर आप जो है वो डाटा रीड करना चाह रहे हैं। अगर आप डाटा राइट करवाना चाह रहे हैं तो डाटा आप यहाँ देंगे, एड्रेस यहाँ देंगे, दोनों मिलके यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अगर हम फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहला काम आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, जो मैंने आपको पहले भी इन क्लास बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करके किसी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करते हैं। सो दिस इज़ एन IR, पूरा 14 की 14 बिट यहीं पे स्टोर हो गई हैं। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है जो कि यहाँ पे होगा, राइट। डिकोड करने के बाद जो है हम उसको फाइनली जो भी इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करनी होती है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। अब इसके अंदर अगर आपकी इंस्ट्रक्शन कहती है कि पावर अप टाइमर को हैंडल करो या ऑसिलेटर को हैंडल करो या रीसेट कुछ करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास यहाँ आ जाएंगी। मास्टर क्लियर की इंस्ट्रक्शन है वो भी इसी जगह पर आएगी। ठीक है, टाइमिंग जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो भी आपकी इस वाली क्रिस्टल से जनरेट होगी। तो ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब इंस्ट्रक्शन की मैं शुरू की अगर 5 बिट्स लेती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 5, तो वहाँ पे हो सकता है कोई एड्रेस ऐसा हो जो मुझे रैम से लेना हो, तो वो हम यहाँ पे जाएंगे और हम रैम से वो एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ डायरेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है कि भाई 2H से उठाओ तो वो 2H पे जाएगा और यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, अगर कोई इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हुई हुई है तो हम यूज़ करते हैं FSR रजिस्टर को, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। उसमें से वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से रैम से उठाएगा, राइट। हर चीज़ का जो पहला एड्रेस होता है वो हम प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करते हैं। सो दिस इज़ एन एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, वहाँ से आपकी मेमोरी के ऊपर वो पॉइंट कर रहा होगा प्रोग्राम काउंटर के 000, वो यहाँ पे पॉइंट होगा। जो भी एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, वहाँ से डिकोड होगा। अगर कहीं और जगह से उससे कोई काम है तो वो यहाँ से ले लेगा। ठीक है, अगर कोई इनडायरेक्ट एड्रेस है तो वो यहाँ से ले लेगा। सही। स्टैक जो है वो भी ऑब्वियसली आपके पास मेमोरी है तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दी। इट्स अगेन 13 बिट मेमोरी एंड इट्स एन 8 लेवल स्टैक। वो भी आपकी प्रोग्राम काउंटर से ही कनेक्टेड होगी कि वो स्टैक पे आपका किस तरफ वो पॉइंट कर रहा है, राइट। ये दोनों रजिस्टर्स कौन से हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे वहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटर था, इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक W रजिस्टर है, राइट रजिस्टर। ALU के जो भी ऑपरेशंस होंगे वो यहाँ पे जाके राइट हो जाएंगे एंड मूव बैक टू जो भी हमें स्टोर अगर ALU में दोबारा करना है तो दोबारा का भी ऑप्शन है। एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें अगर कोई एरोस दोबारा कहीं जा रहे हैं दैट डज नॉट मीन कि वो हर दफ़ा ऐसे ही होगा, नहीं। ये हम ऐसा जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर हर पॉसिबल पाथ शो होना चाहिए। ठीक है, तो हम वी आर जस्ट शोइंग एवरी पॉसिबल पाथ। ठीक है, ये हो सकता है कभी कोई आंसर जो यहाँ पर आए वो दोबारा से ALU में स्टोर करना हो सकता है ना, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे ये पाथ शो किया हुआ है, राइट। फिर ये आपकी एक डेटा बस है जो हर जगह पे जा रही है, प्रोग्राम काउंटर पे भी जा रही है, रैम पे भी जा रही है, आपकी EEPROM में भी जा रही है। इट्स ऑल्सो गोइंग इन योर IO पोर्ट्स, टाइमर मॉड्यूल, रजिस्टर्स, मक्सेस, एवरीवेयर इट्स गोइंग। ठीक है, हो सकता है कि आपका अच्छा ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है कि अगर मक्स में हो सकता है डेटा आपका डेटा बस से आ रहा हो। ठीक है, आप वो चीज़ ALU में ऐड करना चाह रहे हो, राइट, या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है वो आपकी कोई इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट डेटा हो। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना कि आप जैसे हम मूव A, #55H करते थे, तो हो सकता है इंस्ट्रक्शन में ही 55H लिखा हुआ हो। ठीक है, तो जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो निकलेगा तो 55 वाला चीज़ यहाँ चली जाएगी और यहाँ से 55 आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपको वो डेटा बस रैम से वो नंबर लेना हो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के जरिए, तो वो यहाँ से आपके पास ऐड होगा और ALU में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम हर पॉसिबल पाथ यहाँ पे इसके अंदर हमने शो किया हुआ है, राइट। ओके, सो दिस इज बेसिकली द पिन्स जो कौन कौन सी अवेलेबल हैं इसके अंदर। वी हैव ऑसिलेटर 1 क्लॉक इन आपकी पिन है जो कि आपके लिए ऑब्वियसली ऑसिलेटर क्रिस्टल इनपुट है और एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स इनपुट है, यानी कि वो आपकी जो आपको क्रिस्टल आप जहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो ये जगह है। ठीक है, ऑसिलेटर क्लॉक आउट वो है जहाँ पे अगर आपने जो क्या कहते हैं क्रिस्टल अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो आप इन दो पिंस के दरमियान एक तो कनेक्ट करते हैं जैसे हम उसमें करते थे इन योर किस में करते थे इन 8051। और अगर आप जो है RC मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो OSC 2 पिन से आप अपनी क्लॉक को भी देख सकते हैं जो कि यहाँ मेंशन हुआ है। ठीक है, like this in RC mode oscillator 2 pin outputs clock out which has 1/4 the frequency of oscillator 1 and denotes the instruction cycle rate। जो मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें आपकी देखिए टाइम होगा तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगी तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे ये डिवाइड बाय 4 हुआ हुआ यानी कि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ भी ये 1/4 द फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप जो है वो नॉर्मल क्रिस्टल्स कनेक्ट करेंगे तो वो इन क्रिस्टल ऑसिलेटर मोड में क्या होगा कि
आपके पास एक क्रिस्टल होगा जो कि इन दो पिन्स के दरमियान कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं आरसी मोड की बात करती हूँ तो उसमें क्या होगा कि आप इस पे पिन पे रख के अगर आप अपना रखते हैं, स्कोप रखते हैं, तो यू विल हैव द प्रोब रखते हैं, सॉरी, तो आपके पास जो है वो 1/4 जो भी फ्रिक्वेंसी है इंस्ट्रक्शन साइकिल का रेट वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। देन वी हैव अ MCLR पिन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, सब मास्टर क्ले पिन। ठीक है। एंड दिस जब आप इसको क्योंकि एक्टिव लो पेन है तो करेंगे तो इट विल बी रीसेट। पोर्ट ए में A0 A1 A2 A3 नॉर्मल आपके पास आईओ पोर्ट है, जबकि ये जो है आपका टाइमर और काउंटर की तरह काम करेगा। ओपन ड्रेन टाइप है, इसका मतलब क्या है कि वैसे जब तक कुछ भी इस पर आ नहीं रहा तो इट इज़ लाइक हाई इंपीडेंस स्टेट, और जैसे ये इस पर कुछ आएगा तो इट विल बी लो आउटपुट, गिव्स यू अ लो आउटपुट। ठीक है। फिर हमारे पास जो ये है हमारे पास RB0 इंटरप्ट, दिस इज एन इंटरप्ट पिन। ठीक है। जो कि हम एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर कोई भी हाई टू लो एज जाए या लो टू हाई एज जाए तो उस टाइम के ऊपर हम ये जो इंटरप्ट पिन है ये आपकी जो है इंटरप्ट आ जाएगा, इसका मतलब अगर इस पर कोई भी हाई से लो या लो टू हाई सिग्नल आता है। ठीक है। और ये जो सारी पिन्स हैं इसमें ये कि कोई भी चेंज इनमें आता है हाई से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एज सेंसिटिव है ये। ठीक है। एज सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपका ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 0 से 1 हुई, यानी कि आपकी, अगर मैं इसको ड्रॉ तो यहाँ हम नहीं कर सकते, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ। आपके पास एक ये है, एक सेकेंड, यू हैव दिस, यू हैव दिस, दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। आपके पास इस तरह से कुछ लाइन है। ठीक है। लेट मी डू इट। ठीक है जी, इस तरह से कुछ है। तो अब आपके पास देखिए, आपके पास जो ये वाला इंटरप्ट है, दिस इज दिस इंटरप्ट। ठीक है। ये इंटरप्ट बेसिकली क्या करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरप्ट फर्स्ट। ये इंटरप्ट क्या करेगा कि जब भी आपके पास ये लो एज या हाई एज के ऊपर कोई मसला होगा, हाई से लो एज होता है या लो से हाई एज होता है, तो उस वक्त ये इंटरप्ट आपका ट्रिगर होगा। ठीक है। और ये वाले इंटरप्ट्स क्या है कि अगर आपका ये चेंज आया पिन पे, पहले पिन 0 थी फिर पिन 1 हो गई। ठीक है। तो ये लेवल्स पे काम कर रही है और दूसरी वाली इधर काम कर रही है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। INT की पिन आपकी एज सेंसिटिव है और दूसरी वाली ये वाली पिन आपकी लेवल सेंसिटिव है। ठीक है। सो इसके अलावा RB6 RB7 जो मैंने आपसे कहा था कि हम ICCSP जो यूज़ करते हैं इन सर्किट, जो है वो सीरियल प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं इसके अंदर, दैट इज़ बाय डूइंग दिस सीरियल प्रोग्रामिंग क्लॉक एंड सीरियल प्रोग्रामिंग डाटा। तो अगर आप ये दो पिन्स को कनेक्ट कर देंगे इन सर्किट तो आपका होगा क्या, आपकी क्लॉक भी आपको एक्टिवेट हो जाएगी और आपका और आप डेटा उसमें राइट करवा सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है। तो ये दो पिन्स इस्तेमाल होती हैं इस काम के लिए। ठीक है। बाकी जो है ये 3 पिन्स हैं आपके पास, बल्कि ये 1 2 3 4 पिन्स आपकी जो है वो इंटरप्ट लेवल सेंसिटिव इंटरप्ट्स के लिए, एंड दिस इज़ फॉर योर एज सेंसिटिव इंटरप्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, दीज आर ऑल बीइंग कैन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर इंटरनल वीक पुल अप ऑन ऑल आउटपुट्स। इसमें पुल अप रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि जब आप इस पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं कर रहे होंगे तो ये आपको लॉजिकल हाई दे रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और इस टेबल में क्या इंपॉर्टेंट बात मेंशन की हुई है, दिस इज जस्ट कि अगर आपके पास डिफरेंट पैकेजेस हैं आईसी के तो उसमें इसका क्या नाम होगा। ठीक है। नंबर कौन सा होगा, कौन से नंबर पे ये लगी हुई है पिन्स, ये टाइप कौन सी है, आईओ टाइप है कि इनपुट टाइप है कि आउटपुट टाइप है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है। या आपकी पावर की पिन्स हैं, जैसे VSSS VDD जो है वो ग्राउंड और पावर सप्लाई की पिन्स है, इसलिए यहाँ PP लिखा हुआ है। ये आपकी आईओ पिन्स है इसलिए आईओ लिखा हुआ है। ये भी आईओ पिन्स है इसलिए आईओ लिखा हुआ है। ये आपकी इनपुट की पिन भी और पावर की पिन भी है। ठीक है। एंड दिस इज योर आउटपुट पिन। फिर इसमें आगे ये मेंशन हुआ हुआ है कि बफर टाइप, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इस जगह पे आपने कोई एक्सटर्नली कोई चीज़ लगाई है तो वो सबसे पहले हमेशा किसी बफर में स्टोर होती है। तो वो बफर किस टाइप का है, वो आपके पास ST टाइप है या TTL टाइप है। ST टाइप कौन सा होता है, जो कि आपका शिमिट ट्रिगर होता है। ठीक है। एंड TTL आपका नॉर्मल पता है कि क्या होता है, TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक। शिमिर ट्रिगर और ट्रांजिस्टर लॉजिक में क्या फ़र्क है, TTL जो है वो आपका 0 से लेकर, जहाँ तक मुझे याद है 0.8 तक 0 वोल्ट लेता है और 2 से 5 तक 1 वोल्ट लेता है। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपका आउटपुट मैप होगा। शिमिर ट्रिगर क्या करता है कि वो आपके पास इट्स क्या चीज़ होती है भाई, पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा इसको भी। लेट्स आई हैव अ पेंसिल हेयर।
देखिए वो इस तरह से होता है कि आपके पास एक इस तरह से एक यू कैन से दैट इट्स अ लाइक एन ऑप एम्प बेस्ड, ठीक है। तो एक यहाँ पे इसको हमें, ओ माय गॉड दिस इज सो बैड, सो एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक इसको ले आते हैं करीब इसके, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक अदद ऐसा करके एक निशान होता है, ठीक है। एंड दैट बेसिकली दैट सिंबल शोज इट्स अ शिमर ट्रिगर। ये करता क्या, ये करता सिंपली ये कि आपके पास कोई भी ऐसी ऐसी करके एक ऐसा करके कोई भी एक आउटपुट आ रहा है जिसमें यूं भी है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, वो इस आउटपुट को सिंपली मैप कर देता है आपके इस तरह से लेवल के ऊपर, लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 पे। वो कहता है कि थ्रेशोल्ड लेवल आप इसकी जो है वो इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से आप सर्किट बना के इसके थ्रेशोल्ड लेवल को आप डिफाइन करते हैं कि अगर लॉजिक 1.5 से नीचे है तो उसको 0 लो, 1.5 से ऊपर है तो उसको 1 लो। तो अब वो क्या करता है 1.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता है, ठीक है। अब उससे जो 0 0 होगा वहाँ 0 0 आ रहा होगा, जहाँ हाई होगा वहाँ हाई आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द शिमिट ट्रैगल जो हमने ट्रिगर जो बफर टाइप हमने इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। I don't want to exceed the 40 minutes right now. How much time is right now? Okay, we have only 1 minute. अच्छा, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन हम अभी पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद इंशाल्लाह लेटर ऑन हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ लेंगे। देर आर टू मेमोरी ब्लॉक्स इन पिक 16F848। टू तरह के हमारे पास जो हैं वो मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, जैसे हर जगह होता है। ईच ब्लॉक हैज इट्स ओन बस सो दैट एक्सेस टू ईच ब्लॉक कैन अकर ड्यूरिंग द सेम ऑसिलेटर साइकिल। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने पढ़ा था शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था अपना एम्बेडेड सिस्टम्स का टॉपिक, कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अलग अलग बसेस होती हैं, सेपरेट बसेस होती हैं, वो सारा काम सेपरेट काम करते हैं, काम बड़ा क्विक हो जाता है। तो इसी तरीके से जो पिक कंट्रोलर है, दिस इज नाउ दिस शोज के इसके अंदर जो है वो कौन सा आर्किटेक्चर है, दिस इज बेसिकली हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डज नॉट हैव अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इट्स अ हार्वर्ड आर्किटेक्चर, यानी कि आपके पास सेपरेट बस अवेलेबल है आपके काम करने के लिए, राइट। सो द डेटा मेमोरी को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है जनरल पर्पस रैम और एक है एस एफ आर्स, ठीक है। तो जनरल पर्पस रैम भी उसमें एग्जिस्ट करेगी और एक एस एफ आर्स है जहाँ पे आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे। The operation of the SFRs that control the core are described here. The SFRs used to control the peripheral modules are described in the session discussing each individual peripheral module, वो हम अभी पढ़ेंगे। The data memory area also contains the data EEPROM memory. Data memory area जो है वो आपके पास उसके अंदर EEPROM memory भी exist करती है। दिस मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली मैप इनटू द डेटा मेमोरी बट इट इज इनडायरेक्टली मैप। ये बात अपने जहन में रखिएगा। डेटा मेमोरी का जो आपकी नॉर्मल जनरल पर्पस रैम है उसको आप डायरेक्टली यू कैन से दैट डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ अ ई फ्रॉम मेमोरी आप उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करेंगे, उसको आप इनडायरेक्टली एड्रेस करेंगे, ठीक है। दैट इज एन इनडायरेक्ट एड्रेस पॉइंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द डेटा ई फ्रॉम मेमोरी टू रीड एंड राइट। यानी कि अगर आपने ई फ्रॉम में लिखवाना है या उससे रीड करना है तो आप एक एड्रेस पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर का मतलब क्या है कि आप किसी और को बोलेंगे कि मुझे वहां से डेटा ला के दो, आप डायरेक्टली उस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। द 64 बाइट्स ऑफ द डेटा ईप्रोम मेमोरी हैव द एड्रेस रेंज ऑफ 0 से 3FH। अब 64 का मतलब क्या है, 64 का मतलब होता क्या है, 2 की पावर बेसिकली, बल्कि लेट मी लूज द पेंसिल हेयर। 64 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64, ऐसा ही है। तो अगर मैं 6 वंस लिखूं तो क्या होंगे, 1 2 1 2 3 एंड 4। दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3। अगर मैं इसके पीछे बनाऊं तो 0000 आपके पास आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं इसको दिस इज विल बी 3F, so that is why it is starting from 3F and it's ending at 3F and starting at 0H, ठीक है। मोर डिटेल्स हम लेटर देखेंगे, बाकी आपका रेफरेंस मैनुअल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोग्राम मेमोरी की एग्जीक्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, दैट्स बीइंग शोन हेयर। The PIC16F की family has a 13-bit program counter capable of addressing 8K by 14 memory space। 13-bit का मतलब क्या है कि I have to give it's like how many ones, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 और 4 8 हो गए,
ठीक है, 4 + 4 8 एंड 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये इतने इसके अंदर प्रोग्राम मेमोरी का मैक्सिमम प्रोग्राम काउंटर का लास्ट पॉसिबल एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, राइट। अगर हम 8K की बात करते हैं तो 2 की पावर 6 इज बेसिकली 64K, 64 बाइट्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ तो 2 की पावर 10 मेरे पास कितना होता है, इट्स 1K। 2 की पावर 11 is 2K, 2 की पावर 12 is 4K and 2 की पावर 13 is 8K। ऐसा ही है, ये हम ऑलरेडी क्लास में चीज़ देख भी चुके थे। इसका मतलब है कि 8K मेमोरी के लिए आई शुड हैव 13 बिट्स, ठीक है। दैट इज वाई योर प्रोग्राम काउंटर इज 13 बिट एंड दैट इज वाई दिस साउंड्स करेक्ट। सही है कि यहाँ जो 13 बिट मेमोरी जो मेंशन हुई भी है कि दिस इज 13 बिट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, वो इसलिए है बिकॉज 8K के लिए मुझे कितने वंस चाहिए, 13 वंस चाहिए। दैट इज वाई व्हाट आई हैव रिटन हियर। ओके, 14 यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो हमारा 14 बिट्स का है। फॉर पिक 16F84 द फर्स्ट 1K बाय 14 की जो आपके पास एड्रेस है दैट विल बी फ्रॉम 0000 टू 3FFH आर फिजिकली इम्प्लीमेंटेड इन फिगर 2-1। आपके पास जो है वो ये जीरो से लेके कहाँ है भाई, 00 से लेके इट हैज़ बीन हेयर अप टिल 3FF तक आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 3FF का मतलब क्या होगा, 3FF का मतलब ये होगा कि आपके पास अगर मैं FF बनाऊँ so that would be 1 2 3 4 and another F is 1 2 3 4 and 3 is 1 1, so all together how many ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ones हैं यहाँ पे। कितने ones हैं हमारे पास, 10 ones हैं and 2 की पावर 10 is 1024। that is how we address this memory, इसलिए इसका एड्रेस आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, आर फिजिकली इम्प्लीमेंटेड वो यहाँ पे आपके सामने यहाँ से यहाँ तक इम्प्लीमेंटेड है। एक्सेसिंग अ लोकेशन अबव द फिजिकली इम्प्लीमेंटेड एड्रेस, इससे ऊपर के अगर आप एड्रेस पे जाएंगे इट विल कॉज अ रैप अराउंड, फॉर एग्जांपल फॉर लोकेशंस 20H एंड यू विल हैव 420H 820 so on and so forth, the instruction will be same and the reset vector is at 0H and interrupt vector is at 04। तो reset vector आपके पास आपको यहाँ नज़र आ रहा है और आपको जो peripheral interrupt vectors हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो मेमोरीज हैं वो रैप अराउंड हो जाती हैं। ठीक है, ये रैप अराउंड क्या होता है, रैप अराउंड ये लिखा हुआ है कि दैट मीन्स अगर कोई चीज़ आपकी यहाँ 20H के ऊपर है यानी कि यहाँ कहीं है, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 3F से लेके 00 तक जो है वो कितनी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो मैं अगर सिंपली इफ आई यूज़ अ कैलकुलेटर हेयर, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू द प्रोग्रामर। अगर मैं कहूँ इन यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेसेस हैं, तो मैं इसको सिंपली ये कर सकती हूँ, इसको हेक्स कर लेते हैं पहले, 3FF माइनस 0 इज इक्वल टू +1। किसी भी चीज़ के दरमियान स्पेस काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1। तो मैंने वही चीज़ की एंड मैंने आंसर निकाला तो मेरे पास आया 400। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ एट 20 है तो जब उसको वो रिपीट कब होगी, वो इस पूरी मेमोरी के बाद रिपीट होगी। ये पूरी मेमोरी कितनी, पूरी मेमोरी 400 है, तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि 20 कहाँ पे रिपीट होगा, नेक्स्ट जाके 420। ठीक है, अब ये दोबारा जाके कहाँ रिपीट होगा, 420 + 400 यानी कि 820, क्योंकि 400 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ होगा, इट विल बी एट 820। सो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखिए तो 20 नेक्स्ट मैप होगा 420 पे, फिर होगा 820 पे, फिर होगा 1220। 12 क्या होता है, सी होता है। फिर फर्दर कहाँ होगा, फर्दर कहाँ होगा, इन्होंने 400 सिर्फ प्लस करते चले गए और बोला है कि वो इंस्ट्रक्शन आपकी सेम रहेगी। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका रीज़न है कि ये आपके पास ये जो ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले इसके दरमियान में निकाला कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 400 इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब 400 की जगह है। तो मैंने सिंपली ये क्या किया, इस नंबर में 400 प्लस करती गई और मेरे पास ये रैप अराउंड होती रहेगी। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, एक्सेसिंग अ लोकेशन अबव द फिजिकली इंप्लीमेंटेड एड्रेस, यानी कि इसके ऊपर अगर जो ये ऑलरेडी असल में
जो वाकई यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है उससे ऊपर अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, यही सेम डाटा आपका रेप्लिका हो रहा होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इसके अलावा यहाँ पे स्टैक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 लेवल्स हैं, तो यहाँ पे ये 8 लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो प्रोग्राम काउंटर का साइज है वो 13 बिट का है, तो ये भी हमें 13 बिट का यहाँ पे नजर आ रहा है। सो आई थिंक अभी इट्स ऑलरेडी हैव बिकम अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, अब इसको यहीं पे तक रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है जो कि हमारा है दैट इज बेसिकली दिस पार्ट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करते हैं, डेटा मेमोरी का। ठीक है, ओके। Okay guys, thank you very much. I think that's enough for the this week. Let's study. I think हम इसको 2 weeks में content ये पूरा data sheet cover कर लेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको start कराऊंगी। Reason for going into the details and telling you the details because जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, जो questions आपने पूछे थे, वो अगर मैं आपको बीच बीच में से data sheet explain करूंगी तो नहीं समझ आएंगे, because इसमें कुछ registers ऐसे हैं, कुछ नए नाम हैं, कुछ नए तरीके हैं, वो समझ में नहीं आएंगे। So if we go step by step तो हमें हर चीज़ समझ में आएगी। So we opt for good learning rather देन कंप्लीटिंग एवरीथिंग। तो बेहतर ये कि हम पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह हम जाएंगे इसकी प्रोग्रामिंग पर, ताकि वो आप लोग फिर क्विकली कर सकते होंगे। सही है, ओके, थैंक यू गाइस, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।